हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो इससे पहले तक हम लोग आपके फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर्स, ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। और आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें मेन रहेंगे हमारे बेसिक्स ऑफ आरएलसी सर्किट। मतलब आप एक आर सर्किट में कैसे बिहेवियर होता है करंट का, और क्या रिलेशंस होते हैं उनकी, वेव फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। पहले रेजिस्टेंस के लिए, फिर इंडक्टर के लिए, फिर कैपेसिटर के लिए, उसके बाद आप उनके कॉम्बिनेशन के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका पूरा सीरीज वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट रहेगा। उसके बाद पैरेलल पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में केवल डेरिवेशंस करने हैं हमें। आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स हम नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज का केवल जो लेक्चर है हमारा वो पूरा डेरिवेशन पे बेस्ड है, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे पहले भी कि आपको पूरा कंटेंट कराया जाएगा, तो मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि कंटेंट आपका पूरा रहेगा, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। इनफैक्ट जो चीज़ें हमें लगता है आपको नहीं डिफाइंड है, उसके बाद भी अगर कुछ है तो वो भी हम कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है, एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। अब देखिए सिलेबस में भले ही आरएल और आरसी दिया हुआ है, लेकिन इसके जो डेरिवेशन है वो प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर वाले भी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी सेल्फ इंक्लूड हो जाते हैं सिलेबस में, चाहे वो मेंशन करें या ना करें, आपको सारे ही करने हैं, राइट। तो सीरीज वाला आज करेंगे, पैरेलल का पोर्शन बाद में करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में छोटी छोटी डेफिनेशन है, पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से भी कोई कोई क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, दोनों नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो भैया रेजिस्टेंस तो सबको पता है, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जब करंट किसी सर्किट में फ्लो होती है तो उसको कोई तो कुछ होता है ऐसा एलिमेंट में, कंडक्टर्स में, या जो मटेरियल है उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको करंट को फ्लो होने से रोकना चाहती है, और उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये है क्या, ये जो करंट फ्लो होना चाह रही है किसी कंडक्टर में या किसी मटेरियल के थ्रू, तो उसको अपोज करने की जो कैपेबिलिटी है वो रेजिस्टेंस कहलाती है, एंड दैट एलिमेंट इज नोन एज रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, ओम, ठीक है, ओम्स में होती है। और आर का जो फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। ये तो आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। इसके अलावा एक रिलेशन होता है V इक्वल टू आई आर, और यहां से भी R इक्वल टू निकल के आ जाता है V अपॉन आई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जो करंट को अलाउ करती है किसी एलिमेंट में फ्लो होने के लिए। कोई कंडक्टर है, वो उसके मतलब क्या है कि अगर कोई करंट फ्लो होना चाह रही है तो उसको कितनी आसानी से ये फ्लो होने देगा, ये कहलाता है हमारा कंडक्टेंस। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस का उल्टा हुआ, रेजिस्टेंस रोकता है और ये अलाउ करता है। तो किसको हम बोलते हैं, जी, और जी इक्वल टू कितना होता है, 1/R। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, 1/R से। इसके बाद एक चीज आती है रिएक्टेंस एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी जो डेरिवेशन करेंगे उन सब में ये वाली टर्म के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। रिएक्टेंस क्या है कि हमारे तीन बेसिक एलिमेंट है। तीन बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक रजिस्टर, एक इंडक्टर, और एक कैपेसिटर, ठीक। अब मान लीजिए इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, तो इस करंट का जो अपोज करेगा वो रजिस्टर। अगर इसमें करंट कोई फ्लो हो रही है तो ये इंडक्टर रजिस्टर तो नहीं है, इंडक्टर रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन ये भी तो इस करंट को कुछ ना कुछ अपोजिशन देगा, तो ये भी कहलाएगा अपोजिशन टू दी करंट, अपोजिशन टू करंट। लेकिन अब की बार अपोजिशन दे कौन रहा है, अब की बार अपोजिशन दे रहा है ये इंडक्टर। तो हम इसको कह सकते हैं अपोजिशन या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर और कैपेसिटर। भाई दो एलिमेंट बचे, इंडक्टर या कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं करंट को, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर और कैपेसिटर इज नोन एज रिएक्टेंस। अगर इंडक्टर कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और अगर कैपेसिटेंस कोई रेजिस्टर ऑफर कर रहा है तो उसको बोलते हैं कैपेसिटिव
रिएक्टेंस, और डिनोट करते हैं इसको एक्स से। अब एक्स के साथ में अगर एल लगा दिया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, कैपेसिटर के साथ में अगर एक्स लगा दिया तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। यूनिट दोनों की ओम्स रहती है, यूनिट इसकी क्या रहती है, ओम्स रहती है। इसको एक्सएल लिखते हैं, इसको एक्ससी लिखते हैं। तो देखिए इंडक्टर एल और सी अलग है, उनकी यूनिट हेनरी और फैराड में होती है। इंडक्टर की हेनरी होती है, कैपेसिटर की फैराड होती है, तो वो एक अलग क्वांटिटी है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिएक्टेंस की, तो रिएक्टेंस क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर known as inductive reactance. The resistance offered by the capacitor is known as capacitive reactance. ठीक है, तो सबकी यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। दो तरीके के हो गए, इंडक्टर अगर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो ये हमेशा वाई एक्सेस पे लाई करेगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है ससेप्टेंस बी। ससेप्टेंस बी क्या होता है, इस रिएक्टेंस का उल्टा। तो बी इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1/x। इस रिएक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ससेप्टेंस। फिर आता है भैया इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस था इसका और रिएक्टेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये क्या कहलाता है हमारा, इंपीडेंस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका इंपीडेंस। अब जैसे ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो यह मान लीजिए कि आपके पास ये एक रजिस्टर है और ये एक इंडक्टर है, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पूरे को Z। इसी तरह से अगर कैपेसिटर है तो उसको भी Z ही बोलेंगे, ठीक। लेकिन लिखते कैसे हैं, Z इक्वल टू, अगर हमें इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कल आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते थे कि जो रियल क्वांटिटी है R आपका इधर आ जाएगा और जो इमेजिनरी क्वांटिटी है वो वाई एक्सेस पे आ जाएगी। अभी बताया कि ये इमेजिनरी क्वांटिटी होती है एक्सएल, तो R प्लस जे एक्सएल, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, R प्लस जे एक्सएल। और अगर कैपेसिटर होता तो मैं इसको लिखता Z इक्वल टू R माइनस जे एक्ससी, बस इतना फर्क आ जाता। कैपेसिटर के लिए माइनस आता है और इंडक्टर के लिए हम प्लस लिखते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा इंपीडेंस का जो अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, वाई कहलाता है, यानी कि एडमिटेंस। तो एडमिटेंस वाई इक्वल टू कितना होता है, जेड का रेसिप्रोकल इक्वल टू 1/z, ठीक है। अब 1/z है तो जो इसका रियल पार्ट होगा वो कहलाता है कंडक्टेंस और इमेजिनरी पार्ट कहलाता है ससेप्टेंस। G इज द अपोजिट टू द R और B इज अपोजिट टू द XL, ठीक है। तो इतना आपका ये हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। कभी आपसे इंपीडेंस पूछ लेगा, कभी आपसे एडमिटेंस पूछ लेगा, कभी रिएक्टेंस पूछ लेगा, ये डेफिनेशंस आपसे पूछ लेता है। और इन चीजों को अभी हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, कि इंपीडेंस क्या हो रहा है, रिएक्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको डिराइव करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो पहले मैं एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट बना लेता हूं कि मान लीजिए ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, और एसी सोर्स से कनेक्टेड है। सोर्स की वैल्यू है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ठीक। इधर करंट जा रही है आपकी I, रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, यहाँ जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा VR, ठीक है जी, ये हो जाएगी। तो अब आप इसमें देखिए, अगर मैं इस डेरिवेशन को करना शुरू करूं, वोल्टेज कितना है मेरे पास, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर मुझे करंट चाहिए, ठीक है, करंट अगर मुझे चाहिए तो करंट कितनी हो जाएगी, करंट इन सर्किट गिवन बाय, क्या करंट हो जाएगी, I इक्वल टू V अपॉन R, और V कितना है, VM साइन ओमेगा टी अपॉन R, ठीक है। इस VM बाई R को मैंने क्या मान लिया, IM, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए ध्यान से, इसका भी जो फेज है वो ओमेगा टी से मिल रहा है, इसका भी ओमेगा टी से मिल रहा है, दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक टाइम पे जीरो हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है,
फेज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2, it is clear that there is no phase difference between V and I। वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि फाई इक्वल टू 0 डिग्री। फेजर डायग्राम अगर मुझे बनाना हो तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, मैं इन दोनों को एक ही लाइन में दिखा दूंगा, जैसे हमने पहले दिखाया था कि सर ये वोल्टेज होगा तो करंट ये हो जाएगी, ठीक है। दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम बनाने के बाद आप चाहे तो इसको क्या बना सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पावर के लिए अगर मैं रिलेशन निकालूं, पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय, इंस्टेंटेनियस पावर is given by P इक्वल टू V इंटू आई। अब बेटा V कितना है, Vm साइन ओमेगा टी, I कितना है, Im साइन ओमेगा टी। तो इसमें हम लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी इंटू Im साइन ओमेगा टी, या मैं इसको लिख सकता हूं P इक्वल टू Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या इसको मैं लिख सकता हूं P इक्वल टू Vm Im साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टी। तो 2 जो आ जाएगा उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, और यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब Vm बाई 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, P इक्वल टू Vm बाई रूट 2 एंड Im बाई रूट 2, और ये तो है ही अंदर 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, Vm बाई रूट 2 होती है आरएमएस वैल्यू। ये आपने साइन वेव के लिए जब हमने डिराइव किया था वो कितना आया था, Vm बाई रूट 2। तो बेसिकली ये है क्या, ये आपकी आरएमएस वैल्यू है, ये क्या है, आरएमएस वैल्यू है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू V इंटू आई, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ पावर। ये पावर की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हो गई। अगर कई बार आपसे पूछ लेता है कि एवरेज पावर, एवरेज पावर इज गिवन बाय, अब एवरेज पावर देखिए क्या होगी, P इक्वल टू दो फैक्टर होंगे इसके, Vi माइनस Vi कॉस टू ओमेगा टी। अब देखिए ये एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है cos टू ओमेगा टी, जिस ओमेगा टी जो है ये बता रहा है कि आपका ये एक साइनोसोडल फंक्शन है या एक कोसाइन फंक्शन है, एक अल्टरनेटिंग वैल्यू है। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू, या यहां नहीं लिखते हैं इसको, हम कहीं और लिखते हैं, इसमें यहां लिख देते हैं, एवरेज वैल्यू फॉर एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी फॉर वन साइकिल इज ऑलवेज 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0। तो मैं P इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, Vi। तो मेरे पास P इक्वल टू कितना आ जाएगा, Vi। P इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, Vi, राइट। अब आपसे, आपने इसका फेजर डायग्राम बना दिया, अब आपसे पूछ सकता है कि इसका वेव फॉर्म डायग्राम और बनाओ।
वेव फॉर्म और ड्रॉ करनी है। तो वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करनी है तो वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं वोल्टेज की वेव फॉर्म बना देता हूं। दिस इज द वोल्टेज वेव फॉर्म। अब मैं करंट की वेव फॉर्म बना देता हूं, क्योंकि सेम फेज है तो करंट भी इसके साथ साथ ही चलेगी। ये करंट वेव फॉर्म आ गई। अब मैं बना देता हूं इसमें पावर की वेव फॉर्म, यानी कि ये तो हो गई वोल्टेज की, ये हो गई करंट की। पावर P इक्वल टू कितना होता है, V इंटू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पावर कैसी है फिलहाल, पॉजिटिव, करंट कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां से यहां तक, यानी कि अगर मैं ये सेक्शन बना लूं तो इस सेक्शन में दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, तो पावर भी मेरी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो दिस इज पावर। इधर देखिए करंट मेरी निगेटिव है, वोल्टेज मेरा निगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा, प्लस। तो इसमें भी पावर आपकी कैसी आएगी, प्लस। तो देख आपने अगर ध्यान से दिया हो, ध्यान दिया हो, तो ये पावर हो जाएगी, ठीक है, ये V हो जाएगा और ये करंट हो जाएगी। तो पावर 0 पाई 2 पाई। तो यहां पर हमें एवरेज पावर कितनी मिलती है, P इक्वल टू वी आई। तो इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस जो हमें पावर मिल रही है, एवरेज पावर, दैट इज P इक्वल टू वी आई। ये डेरिवेशन आप पूरा समझेंगे अच्छे से, तो कैसे वेवफॉर्म बन रही है वो आप समझेंगे। ये आपके लिए कंप्लीट डेरिवेशन हो जाता है। वेवफॉर्म भी आपने बनाई, फेजर डायग्राम भी बनाया, सर्किट डायग्राम भी बनाया, इक्वेशंस भी आपने लिखी, हर तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट किया, राइट। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आप निकाले एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। अब बात करेंगे हम एक प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, ठीक है, पूरे प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो सबसे पहले मैं एक प्योर इंडक्टिव सर्किट ही बना लेता हूं। इफ दिस इज अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, दिस इज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, दिस इज I, दिस इज L एंड दिस इज वी एल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो गिवन है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, करंट की वैल्यू और निकालना है। जैसे रेजिस्टेंस के केस में तो हमने सीधे सीधे डिवाइड कर दिया था, यहां डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर के केस में रिलेशनशिप चेंज हो जाती है। तो मुझे पता है कि VL इक्वल टू कितना होगा या E इक्वल टू कितना होगा, तो VL इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। इससे गिवन होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। चूंकि ये इसका अपोज करेगा तो मैंने क्या लिखा कि VL जो है माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा, या V इक्वल टू माइनस ऑफ VL होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एल डी आई बाई डी टी। अभी मुझे करंट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, इस करंट के लिए V अपॉन एल कर दूंगा, तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन एल, या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करने पे इधर मुझे कितना मिलेगा, आई मिलेगा, और मैं इंटीग्रेट कर दूंगा V अपॉन एल को dt के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब I इक्वल टू V की वैल्यू रख दीजिए, 1 अपॉन एल तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एल कांस्टेंट आ जाएगा। V को मैं रख देता हूं Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 1 अपॉन एल, और Vm मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का हो जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना, क्योंकि ये ओमेगा टी है और इंटीग्रेट कर रहे हैं dt के रेस्पेक्ट में, तो इसमें ओमेगा भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मिस्टेक हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये आ जाएगा आपका I इक्वल टू माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल,
कॉस ओमेगा टी। इस माइनस साइन को हटाना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल, कॉस ओमेगा टी की जगह लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, साइन मेरा अंदर चला जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कर दिया हमने। ठीक है, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एम बाई ओमेगा एल। इस टर्म को मैं क्या मान लेता हूं, आई एम। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2। हियर आई एम इक्वल टू कितना माना है हमने, वी एम अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, तो अगर मैं वी एम अपॉन आई एम निकाल दूं तो वो कितना आ जाएगा, ओमेगा एल। और यही कहलाता है मेरा एक्सएल, जिसको हम बोलते हैं दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी को बोलते हैं बेटा हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहां से जो आपको मिला ये, दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। तो अब आपका हो गया, रिएक्टेंस कहां से निकल के आता है वो समझ में आया। अब हम बना सकते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को देखिए। वन इक्वेशन है साइन ओमेगा टी, इसमें कितना है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि जो करंट है उसमें 90 डिग्री का माइनस हो रहा है, यानी कि करंट पीछे है, करंट लैग कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई अगर ये हमारा वोल्टेज है तो करंट मेरी 90 डिग्री पीछे है, आई मेरा 90 डिग्री पीछे है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कि करंट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि इंडक्टर के केस में करंट हमारी लैग करती है, इंडक्टर के केस में करंट हमारी हमारी हमेशा लैग करती है, राइट। अब ये तो हो गया फेजर डायग्राम। अब आपको क्या बनाना है, पावर। तो पावर इज गिवन बाय कितना हो जाएगा, P इक्वल टू वी आई। अब देखिए V कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और I कितना है, I इक्वल टू था देखिए वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई। ये चीज तो आपकी कोसाइन है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस साइन के साथ। इसको हमने क्या मान रखा है, एक्सएल, सॉरी इसको हमने मान रखा है आई एम। तो मैं लिख सकता हूं यहां से आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी। मैं इसको इसको 2 कर देता हूं, इसको 3 कर देता हूं, और यहां पे मैं इसको 3 कर देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से यहां से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है। माइनस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसको 2 साइन है, साइन बी वाला फॉर्मूला बना देते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी एम आई एम बाई टू, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का जैसी फॉर्मूला बन जाता है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वेशन। नाउ फॉर एवरेज पावर, एवरेज पावर। अब देखिए हमारे पास पहले दो फंक्शन थे, अब की बार केवल एक ही फंक्शन है, वो भी साइन 2 ओमेगा टी का, और ये तो एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। तो आप इसमें लिख सकते हो फॉर ए कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू of an alternating quantity
इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। तो ये जो टर्म है ये कितनी हो जाएगी, जीरो कर देगी। तो पी एवरेज कितना हो जाएगा मेरा, जीरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, कि आपसे ये कहा जाता है कि बताइए प्रूफ करिए कि कैसे एक इंडक्टिव सर्किट की एवरेज पावर जीरो होती है। तो आप बता देंगे कि सर एवरेज पावर जीरो होती है। ऑल्सो अगर मैं इसको वेवफॉर्म डायग्राम से बनाऊं, ठीक है, वेवफॉर्म डायग्राम बनाऊं, तो उससे भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे, कि मान लीजिए ये मेरा वोल्टेज है, ठीक है, इफ दिस इज वोल्टेज, करंट जो है हमारी वो 90 डिग्री पीछे है, यानी कि पहले मुझे वोल्टेज मिलेगा फिर मुझे करंट मिलेगी। तो अगर मुझे पहले यहां जीरो मिल रहा है तो करंट मुझे यहां से मिलेगी 90 डिग्री के बाद, ठीक है, करंट मुझे 90 डिग्री के बाद मिलेगी। तो करंट मेरी कैसी होगी, इस तरह से, ठीक है, ये मेरी करंट हो गई, ये वोल्टेज हो गया। अब बात करते हैं पावर की। तो देखिए पावर कैसे होगी, मैं यहां पे जहां जहां जीरो है वहां वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है। जहां जहां भी जीरो आपको दिखता है वहां वहां पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जहां पे कोई भी एक क्वांटिटी जीरो हो रही है, जैसे यहां हो रही है, ठीक है। अब इनके बीच में आप पावर को ड्रॉ करिए, इनके बीच में पावर को ड्रॉ करिए। देखिए वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव, करंट कैसी है, निगेटिव। तो प्लस माइनस कितना होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो पावर कितनी आएगी, निगेटिव, पावर कितनी आएगी, निगेटिव। तो यहां देखिए इंस्टेंटेनियस पावर हमारी कैसी थी, निगेटिव, तो स्टार्टिंग हमारी कैसे हो रही है, निगेटिव हो रही है। फिर इस वाले में आ जाइए, वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव, करंट कैसी है, पॉजिटिव, तो पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव। ये कैसी आई थी, ये भी। तो आप ये देखिए इस क्वार्टर में एवरेज वैल्यू, जितनी पावर मेरी निगेटिव है उतनी पावर मेरी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां एवरेज पावर कितनी हो गई, आधी साइकिल के लिए जीरो हो गई, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा। अब अगर मैं इधर देखूं तो ये प्लस है करंट, लेकिन ये माइनस है। तो यहां जो मेरी एवरेज पावर होगी वो कैसी होगी, निगेटिव। यहां देखिए ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव है, तो मेरी एवरेज पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो आप ये देखिए जितनी पावर फर्स्ट क्वार्टर में मिल रही है उतनी सेकंड क्वार्टर में वापस चली जा रही है, यानी कि जो एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग हो गई ना, इस तरह से बन गई मेरी पावर। तो अल्टरनेटिंग पावर के लिए एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो यहां भी दिख रहा है कि जो हमारी एवरेज पावर है वो कितनी है, जीरो है। तो यहां पर मैंने बनाया पी वी एंड आई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बना रहे हैं, यहां ओमेगा टी है, ठीक है, ओमेगा टी। तो इस तरह से आप पावर, वोल्टेज और करंट के लिए वेवफॉर्म डायग्राम भी बना सकते हो, और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों मेरी एवरेज पावर जीरो आ रही है। यहां पे भी दिख रहा है कि एवरेज मेरा कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, राइट। तो इस तरह से हम इंडक्टर के लिए करते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो पहले प्योर कैपेसिटिव सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए ये मेरा प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इधर हो जाएगी I, और ये हो जाएगा मेरा VC, और ये हो जाएगा C। तो अगर मैं इंडक्टर के केस में बात करूं, सॉरी कैपेसिटर के केस में बात करें, तो यहां पे मुझे गिवन क्या है, गिवन है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। और करंट के लिए अगर मुझे निकालना हो तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, वी हैव, कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी, या V की वैल्यू अगर मैं रखूं तो C इंटू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और Q इक्वल टू कितना होता है मेरा कैपेसिटर के लिए, I इक्वल टू होता है, एंड I इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। यानी कि मैं सिंपली कर सकता हूं d बाई डी टी ऑफ Q कितना था, C इंटू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, C इंटू वी एम तो मेरा कांस्टेंट है, बचेगा क्या मेरा अंदर साइन ओमेगा टी, तो C इंटू वी एम
साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो आई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, सी इंटू वी एम इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या इसको मैं लिख सकता हूं आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। या इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहां पे हमने आई एम किसको माना है, हेयर आई एम इक्वल टू कितना है, सी इंटू ओमेगा इंटू वी एम, या वी एम अपॉन आई एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वी और आई का रेशो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। और इस केस में रेजिस्टेंस तो होता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस कहलाएगा दैट इज एक्सी। तो वी एम अपॉन आई एम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो यहां से जो आपको एक रिलेशन निकल कर आया किस चीज के लिए, रिएक्टेंस के लिए, वो कितना आया, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अच्छा ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इट इज क्लियर दैट करंट कैसी है, अब की बार करंट का एंगल पॉजिटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं, करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री। ठीक है, करंट लीड कर रही है 90 डिग्री से। तो अगर इसका फेजर हम बनाने जाएं वोल्टेज और करंट का, तो देखिए अगर ये वोल्टेज है तो करंट को मैं ऐसे दिखाऊंगा। ठीक है, तो करंट मेरी लीड कर रही है, तो ये क्या हो गया, फेजर डायग्राम। ये हो गया हमारे पास फेजर डायग्राम। ठीक है जी, इस तरह से आपने फेजर डायग्राम बना दिया करंट के लिए। अब क्या करना है हमें, फेजर डायग्राम भी हो गया, अब निकालते हैं पावर। ठीक है, पावर, और ये निकलेगी इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल टू कितना होता है, वी आई। ठीक है, P कितना था हमारे पास, V कितना था, P इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और I कितना था हमारे पास, इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं आई एम कॉस ओमेगा टी, आई एम कॉस ओमेगा टी। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो P इक्वल टू हो जाएगा वी एम आई एम बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अगेन साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी कितना हो गया, साइन 2 ओमेगा टी। तो P इक्वल टू हो जाएगा वी एम आई एम बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो एवरेज पावर के लिए कितना होगा, फिर से वही चीज लिखनी है, एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए ये वाला फंक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो पी एवरेज कितना हो गया, 0, क्योंकि ये भी तो एक वही शो कर रहा है ना, ये चीज क्या है, ये भी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। साइन 2 ओमेगा टी इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, एक साइनसोइडल फंक्शन है, और एक साइनसोइडल फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। तो ये हमने बना दिया। अब अगर आप चाहें तो इसका वेव फॉर्म डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए इसका वेव फॉर्म डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, जैसे बाकियों के लिए बनाया था वैसे इसके लिए भी बनाएंगे। दिस इज V। ठीक है, अब यहां बना लेते हैं दिस इज V, करंट बना लेते हैं। करंट कितनी है, अब की बात ध्यान से देखिएगा, जो करंट है वो मेरी 90 डिग्री लीड कर रही है। अगर लीड कर रही है तो करंट मुझे पहले मिलेगी। पहले मिलने का मतलब क्या, उसकी जीरो वैल्यू पहले मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू पहले मिलेगी वोल्टेज से। ठीक है, तो अगर पहले मिलेगी तो मुझे वेव को स्टार्ट भी पहले से करना है। तो अगर ये 90 है तो मुझे स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा 90 डिग्री से। ठीक है, तो 90 डिग्री पे मैंने मार्क लगा लिए। अब जो मेरी करंट की पोजिशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा कम दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, करंट होगी। तो ये V दिखा दिया हमने, I दिखा दिया, राइट।
तो V और I हो गया। अब अगर मुझे इसके लिए पावर निकालनी है तो जहां जहां जीरो है वहां वहां पे आप पार्टीशन कर लो, ठीक है, जहां जहां जीरो दिख रहा है वहां वहां पार्टीशन कर लेंगे। ये लीजिए, ठीक है। अब बना लेते हैं हम इसमें पावर। तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर में देखिए वोल्टेज कैसा है पॉजिटिव, करंट कैसी है पॉजिटिव, तो पावर कैसी आएगी बेटा पॉजिटिव। सेकंड क्वार्टर में देखिए वोल्टेज पॉजिटिव करंट निगेटिव, तो पावर कैसी आएगी निगेटिव, ठीक है। तो पावर कितनी आ रही है निगेटिव, यहां कितनी आ रही है पॉजिटिव, एवरेज कितना हो गया जीरो, तो पावर का एवरेज कितना है जीरो। यही तो हमने प्रूफ किया है कि एवरेज पावर जीरो होती है। इसी तरह से अगर इस क्वार्टर में देखें ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या होती है प्लस, तो ये आ गया प्लस। करंट पॉजिटिव वोल्टेज निगेटिव, तो कितना आ गया निगेटिव। आप देखिए पावर क्या है, एक क्वार्टर में पॉजिटिव है अगले क्वार्टर में निगेटिव है, तो एवरेज कितना हो जा रहा है जीरो, तो यहां भी एवरेज पावर कितनी है हमारी जीरो, ठीक है। तो इस तरह से आप पावर का वेव फॉर्म डायग्राम बना सकते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि वेव फॉर्म डायग्राम भी बनाइए, इसका प्रूव कीजिए एवरेज पावर जीरो होती है। तो यहां एक चीज नोटिस करने वाली है कि हमने तीन केस पढ़े, रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर। हमने देखा कि पावर केवल और केवल रेजिस्टेंस के केस में मिलती है, ना तो इंडक्टर के केस में पावर मिल रही है ना ही कैपेसिटर के केस में। तो अगर दोनों तीनों चीजें प्योर हैं तो केवल रेजिस्टेंस के केस में हमें पावर मिलती है, दैट इज P इक्वल टू VI। बाकी इंडक्टर के केस में भी एवरेज पावर जीरो मिलती है और कैपेसिटर के केस में भी एवरेज पावर जीरो मिलती है। तो यहां से एक चीज प्रूफ होती है कि अगर हमारे सर्किट में रजिस्टर नहीं है तो वहां हमें कोई एवरेज पावर नहीं मिलेगी। तो पावर अगर चाहिए तो उसके लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि इसके बाद वाला जो केस रहेंगे हमारे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे AC थ्रू RL सीरीज सर्किट। अब बात आ जाएगी RL सीरीज। अब ये डेरिवेशन आपके वो वाले डेरिवेशन नहीं रह जाएंगे जो अभी तक आप कर रहे थे, अब आपको सिंपल कॉम्बिनेशन पे बात करनी है। अगर मान लीजिए आपका सीरीज RL सर्किट है, ठीक है, एक सीरीज RL सर्किट है ये, ठीक है, ये हो जाएगा V। अब देखिए यहां जो वोल्टेज होगा वो VR होगा, यहां जो वोल्टेज होगा वो VL होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो V होगा, ठीक है। ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा XL। दिस इज द करंट I, ठीक है। फॉर ए सीरीज RL सर्किट, फॉर ए सीरीज RL सर्किट, ठीक है। इस सीरीज RL सर्किट के लिए हमारे पास V कितना है, तो देखिए V तो वही है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम सर्किट V इक्वल टू कितना हो जाएगा VR प्लस VL, लेकिन वेक्टर सम करना है VR प्लस VL, ठीक है। V इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं R और XL का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा Z इक्वल टू हो जाएगा R प्लस JXL। तो मैं लिख सकता हूं इधर करंट I है I इंटू Z, और I VR को क्या लिख सकता हूं VR इक्वल टू I इंटू R प्लस VL को मैं क्या लिख सकता हूं I इंटू XL, ठीक है जी। या I को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो यहां से लिख कर जाएगा Z इक्वल टू R प्लस XL, Z इक्वल टू हो जाएगा R प्लस XL, ठीक है। इस तरह से, या फिर मैं Z को लिख सकता हूं Z इक्वल टू R प्लस JXL, दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो Z इक्वल टू ये आ जाएगा। अगर यहां से मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z कितना होगा Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और एंगल कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अब अगर आप ये सोचिए कि इसका फेजर डायग्राम, तो यहां देखिए आर के लिए हमारा क्या होता है, वी और आई सेम फेज में होते हैं, वी और आई सेम फेज में होते हैं। ठीक है, जबकि इसके लिए अगर ये वी है तो करंट मेरी लैग करती है, करंट हमेशा हमारी लैग करती है, तो मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है। तो आप सोचिए ध्यान से कैसे कैसे कंबाइन करेंगे, दिमाग में ये चीज रखिए। फेजर डायग्राम कैसे बनाना है, फेजर डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने रेफरेंस पे वोल्टेज ले लिया, सपोज रेफरेंस पे मैंने क्या ले लिया, वोल्टेज ले लिया। ठीक है, तो रजिस्टर के लिए मैं क्या दिखाऊंगा कि सर रेजिस्टेंस के लिए तो करंट मेरी यही होगी इसी फेज पे, ये हो जाएगी मेरी आई आर, क्योंकि इन केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, इंडक्टर की, ठीक है, तो इंडक्टर के लिए करंट मेरी लैग करती है, यानी कि जो आई एल होगी वो मेरी लैग करेगी, तो ये हो जाएगी आई एल। तो ये फेजर मेरा बन रहा है आई एल और ये हमारा बन रहा है आई आर। अब अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दूं तो रिजल्टेंट मेरा कितना हो जाएगा वो आप देख लीजिए। तो दिस इज आई रिजल्टेंट। तो ये जो आई है ये रिजल्टेंट ये वाली है, ये करंट आई है। ठीक है, तो आई आर और आई एल का रिजल्टेंट। अब एक्चुअल वोल्टेज ये है, एक्चुअल करंट ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल टू हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस, इसको मैं फाई लिख दूं तो माइनस फाई, क्योंकि ये करंट लैग तो अभी भी कर रही है, पहले 90 डिग्री से करती थी, अब की बार ये 5 डिग्री से लैग कर रही है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 5 डिग्री से लैग कर रही है, 1 एंड 2। तो दिस इज द फेजर डायग्राम। ठीक है, अब अगर कोई कहे पावर निकालनी है, पावर, तो पावर कितनी हो जाएगी, यहीं से पावर P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई। ठीक है, V कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी, आई कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो मैं इसको लिख सकता हूं वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी पावर के लिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इसको तो हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हम बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, P इक्वल टू वी एम इंटू आई एम, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी, और ये कितना आता है P इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये चीज तो हो जाएगी वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू, यानी कि P इक्वल टू वी आई। ठीक है, और कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए हमने लिया ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी फाइव, तो ये हो जाएगा कॉस फाइव, माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ये दो फंक्शन है। ठीक है, ये तो आगे हमारी इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर कितनी होगी, एवरेज पावर, देखिए एवरेज पावर के लिए ये वाली जो टर्म है ये हो जाएगी जीरो, क्योंकि ये फंक्शन है ओमेगा टी का, तो ये एक अल्टरनेटिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी जीरो। और ये जो cos फाई है ये तो कोई फिक्स एंगल है ना, फाई ये 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, तो ये कोई वेव फॉर्म नहीं है, ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, तो ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी। तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, P एवरेज इक्वल टू हो जाएगी वी आई कॉस फाई, कॉस फाई आपका लगा रह जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एवरेज पावर। तो आप देखिए यहां एवरेज पावर मिल गई। अब क्यों मिली एवरेज पावर, क्योंकि इस सर्किट में रेजिस्टेंस प्रेजेंट था, तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके सर्किट में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो एवरेज पावर आपको मिलेगी, पहले नहीं था तो नहीं मिल रही थी। वेवफॉर्म डायग्राम भी अगर हम इसकी देखें तो देखिए वेवफॉर्म डायग्राम भी बना लेते हैं।
मान लीजिए कि ये V है, ठीक है, और करंट भी बना लेते हैं। करंट जो है वो लैग कर रही है। अब देखिए करंट कितने एंगल से लैग कर रही है, पहले 90 डिग्री से कर रही थी, अब वो एंगल घट के 5 रह गया, तो ये 90 डिग्री से तो कम है ना, 90 के और 0 के बीच में है। तो पहले अगर ये 90 था तो करंट मेरी कहीं यहां आ गई होगी अब, ठीक है, तो करंट यहां आ गई होगी तो मैंने यहां एंगल बना दिया, ठीक है। तो अब मेरी करंट जो है वो इस तरह से चलेगी, ठीक है जी, इस तरह से। अब यहां पर फिर से पार्टीशन कर दीजिए, जहां जहां जीरो दिख रहा है, यहां जीरो दिख रहा है, उसके बाद यहां जीरो दिख रहा है, फिर यहां जीरो दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद यहां जीरो दिख रहा है, ठीक। अब इसमें अगर मैं पावर बनाऊं, पावर के लिए देखिए इस पोर्शन में वोल्टेज पॉजिटिव करंट निगेटिव, तो मेरी पावर कैसी आएगी, निगेटिव। लेकिन ये भी तो देखिए इस पोर्शन में मैग्नीट्यूड कितना कम है दोनों क्वांटिटी का, तो ये मैग्नीट्यूड कम रहेगा। यहां पे दोनों चीजें पॉजिटिव हैं तो मेरा एवरेज भी कितना आएगा, पावर बड़ा आएगा। तो देखिए ये अल्टरनेटिंग तो जरूर है, लेकिन इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल नहीं है, और जब एरिया इक्वल नहीं है तो एवरेज भी जीरो नहीं आएगा, फिर एवरेज कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो जब मैं पावर की बात करता हूं तो मेरा निगेटिव वाला एरिया बहुत कम आता है, इसमें भी देखिए पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव एरिया मेरा बहुत कम आ रहा है, जबकि पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो ये भी निगेटिव ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मेरा पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये वाला जो एरिया है और ये जो एरिया है ये डिफरेंट है, पहले बराबर बराबर आ रहे थे तो इस वजह से जीरो आ रही थी, अब की बार बराबर नहीं है, रेजिस्टेंस की वजह से ये वाला एरिया ज्यादा आ गया, तो यहां हमारे पास पावर भी निकल के आती है। तो ये होगी वेवफॉर्म, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको समझ लेंगे, ये हो गया वेवफॉर्म डायग्राम आरएल सर्किट के लिए। सिमिलरली आरसी सर्किट की अगर मैं बात करूं तो आरसी सर्किट में क्या होगा, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा सी, एक्स सी, दिस इज वी आर, दिस इज वी सी एंड दिस इज वी, ठीक है, ये हो जाएगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा फेजर डायग्राम था वो तो वही रहेगा, V और I सेम फेज में, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या था, अगर V यहां था तो करंट 90 डिग्री लीड कर रही थी, करंट 90 डिग्री लीड कर रही थी, इन दोनों को ऐड करना है आपकी बार, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूं, गिवन है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड V इक्वल टू हो जाएगा वी आर प्लस वी सी, या मैं इसको लिख सकता हूं I इंटू जेड इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू एक्स सी, ठीक है। आई से आई कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस एक्स सी, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जेड इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और एंगल कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन, ठीक है, माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई। अगर फेजर डायग्राम की बात करें, फेजर डायग्राम की बात करें तो देखिए अगर मैं बनाऊं कि सर ये हमारा वोल्टेज है, तो करंट के लिए क्या होगा, आई आर तो आपकी ये हो गई करंट आई आर, तो सेम फेज में ही होगी, ठीक है, आई आर तो सेम फेज में होगी, लेकिन जो मेरी आई सी है, आई सी कैसी है, लीड कर रही है, तो आई सी मेरी लीड कर रही है, दिस इज आई सी। नाउ द रिजल्टेंट, वो ये क्या होगा, रिजल्टेंट करंट मेरी होगी ये आई रिजल्टेंट, तो इसके बीच में भी एंगल हमारा फाई होगा, बट अब की बार देखिए वो आई रिजल्टेंट और V, ये कौन सा है, ये वाला V, और ये जो करंट होगी I, इन दोनों की बात करें, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाई है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, अगर मैंने रेफरेंस लिया है तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एम साइन
ओमेगा टी प्लस फाई। अब की बार मेरा एंगल कैसा है, प्लस में है, ठीक है। तो पहले मुझे करंट मिल रही है, फिर मुझे वोल्टेज मिल रहा है, ठीक। तो करंट लीड कर रही है, वोल्टेज मेरा लैग कर रहा है, तो V इक्वल टू आई, इक्वेशन 1 एंड 2। अगर पावर निकालनी हो तो पावर कितनी हो जाएगी, P इक्वल टू वी आई, यानी कि Vm इंटू आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कि तो कॉस फाइव आ जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो आ जाएगा कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अगेन फॉर एवरेज पावर, एवरेज पावर देखिए फिर से ये एक आपका साइनोसोडल फंक्शन है, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, और ये कॉस फाइव क्या है, आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जीरो नहीं होगा, तो हमारे पास पी एवरेज कितना आ जाएगा, वी एम आई एम बाई टू को हम लिख सकते हैं वी आई, और कॉस फाइव को तो एज इट इज लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा कॉस फाइव। यहां भी हमें एवरेज पावर मिल जा रही है। अब अगर मैं इसका वेवफॉर्म डायग्राम बनाऊं, ठीक है, इसका अगर मैं वेवफॉर्म डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, दिस इज वोल्टेज, ठीक है, ओमेगा टी, ठीक है, और वोल्टेज की वेवफॉर्म हमने बना दी, ये वोल्टेज हो गया हमारे पास, ठीक है। अब करंट को बना देते हैं। अब की बार जो करंट है हमारी, आप समझिए वो एडवांस है, करंट में प्लस आ रहा है, यानी कि करंट पहले स्टार्ट हो रही है, कितने डिग्री पहले, थीटा डिग्री पहले, तो थीटा मान लीजिए यहां है, तो एंड यहां हो जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद यहां एंड हो जाएगी, तो मेरा जो वोल्टेज मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, ठीक। अगेन जब मैं इसके लिए अब बनाता हूं तो ये पार्टीशन करना पड़ेगा, फिर एक पार्टीशन ये हो जाएगा, फिर एक पार्टीशन ये हो जाएगा, फिर एक पार्टीशन ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इसमें बना देता हूं, ये करंट हो गया, और पावर बना देते हैं। तो पावर के लिए बताइए, इधर देखें तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मेरी एवरेज पावर कैसी आई, पॉजिटिव, ये मेरी एवरेज हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मेरी पावर आ गई। इस पोर्शन में देखें तो वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड कम है, अगर कम है तो यहां जो पावर का मैग्नीट्यूड आएगा वो भी कम आएगा। इस एरिया में देखिए दोनों नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो पावर अगेन कैसी आ जाएगी, प्लस। इस एरिया में मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये। तो इससे हमें यहां पर भी वही सिचुएशन मिलती है जो हमें पहले मिल रही थी, कि अल्टरनेटिंग तो है, हमने जो कहा है कि अल्टरनेटिंग के लिए जीरो होती है, वो चीजें ठीक है, लेकिन वो तब है जब दोनों का एरिया बराबर हो। अब की बार क्या है, एरिया दिख रहा है कि बराबर नहीं है, पॉजिटिव वाला ज्यादा है, नेगेटिव वाला कम है, तो एवरेज पावर हमें मिलेगी, एवरेज पावर हमको यहां पर मिलेगी, तो दिस इज द वेव फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप आरसी सर्किट के थ्रू पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट केस आता है आरएलसी सर्किट। तो देखिए आरएलसी सर्किट में आर एल सी, ठीक है, तो यहां पर अगर मेरे पास पावर है तो तीन केस बनेंगे, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, या V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी, ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं I इंटू जेड इक्वल टू आई आर प्लस आई एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, या Z इक्वल टू आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। क्यों लिखा वो भी बताता हूं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ Z कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और फाई कितना हो जाएगा, वही है बिल्कुल जो अपने पहले दोनों डेरिवेशन में किया है, बस अब की बार एक्सएल और एक्सी अलग अलग ना आके आपके एक साथ आ गए, माइनस क्यों आ गए, फेजर से समझ में आ जाएंगी चीजें, फेजर से समझिए। फेजर क्या कहता है कि भाई अगर ये हमारा वोल्टेज है तो ये तो हो गया आई आर, ठीक है, करंट किस चीज की आ गई, रजिस्टर की। अब अगर मैं बात करूं इंडक्टर की करंट, तो वो हो गई आई एल,
और ये हो गई IC। तो IL माइनस IC ऐसे लिया जाएगा ना, IL माइनस IC ऐसे लिया जाएगा। या अगर मैं इसको अब की बार एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं, अब की बार करंट को रेफरेंस लेते हैं, करंट को रेफरेंस लेते हैं। तो देखिए VR तो हमारे पास ये आ गया, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। इंडक्टर के केस में करंट लैग करती है तो वोल्टेज लीड करता है, इट मींस कैपेसिटर का वोल्टेज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा VL। ठीक है, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करती है यानी कि वोल्टेज लैग करेगा, वोल्टेज लैग करेगा तो ये हो जाएगा VC। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया। अब इधर होता है प्लस जे, इधर होता है माइनस जे। तो अब बताइए मैं क्या लिखूं, VR तो लिख दिया, VL माइनस VC लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो VL माइनस VC मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से XL माइनस XC आया। अब यहाँ पर तीन सिचुएशन बनती हैं बेटा। तीन सिचुएशन क्या बनेंगी, केस वन, केस वन ये बनेगा, मान लीजिए कि VL इज ग्रेटर देन VC या XL इज ग्रेटर देन XC। तो अगर XL इज ग्रेटर देन XC है तो यही सिचुएशन आ जाएगी, क्या कि सर्किट विल बी इंडक्टिव। जो चीज बड़ी है, अगर XL बड़ा है तो सर्किट विल बी इंडक्टिव। भले ही दोनों चीजें लगी हुई हैं, आप ध्यान से समझिएगा, सर्किट में इंडक्टर भी है कैपेसिटर भी है, लेकिन सर्किट बिहेव करेगा एज ए इंडक्टिव सर्किट। क्यों, क्योंकि इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है, इंडक्टर बड़ा है। ठीक है, इंडक्टर बड़ा है तो सर्किट हमारा इंडक्टिव हो जाएगा। तो उस केस में करंट भी हमारी V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी होगी, और I इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट लैग करेगी क्योंकि इंडक्टर के केस में करंट लैग करती है, सो साइन ओमेगा टी माइनस 5 यही आएगा। ठीक है, Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमने यहां पे निकाला है, Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और फाई हमारा सेम रहेगा। और इसका जो फेजर डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये I रहेगा, ये VR, VL को हम बड़ा बना दे रहे हैं, VC को छोटा बना दे रहे हैं, तो यहां आ जाएगा VL माइनस VC। नाउ दिस इज V। ठीक है, या इसमें हम Z के लिए भी बना सकते हैं, अगर आप Z के लिए बनाना चाहो तो ये हो जाएगा हमारे पास, सपोज I ले लिया तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा XL, ये हो जाएगा XC, ये हो जाएगा XL माइनस XC, तो दिस इज Z। ठीक है, दिस इज Z। तो ये केस वन में हुआ। केस टू में क्या हो सकता है, अगर VC भी तो बड़ा हो सकता है VL से, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी तो बड़ा हो सकता है, तो सर्किट विल बी कैपेसिटिव, सर्किट विल बी कैपेसिटिव, कैपेसिटिव। अगर सर्किट कैपेसिटिव है तो V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, IM साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और अगर फेजर बनाएंगे इसका तो फेजर कैसा बनेगा, अगेन ये I है, ये VR है, ये VL है, ये VC है, तो यहां क्या आ जाएगा, VC माइनस VL। तो अब की बार ये मेरा आ जाएगा V एंगल Y। ठीक है, तो इस तरह से इसका फेजर बन जाएगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पहले रिजल्टेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था। लास्ट केस जो बचता है, केस थ्री, कि अगर ये दोनों बराबर हैं, VL इक्वल टू VC है या XL इक्वल टू XC है, तो भैया V इक्वल टू हो जाएगा VM साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी, यानी कि सर्किट विल बी रेजिस्टिव, सर्किट विल बी रेजिस्टिव। सर्किट कितना हो जाएगा, रेजिस्टिव। क्यों, क्योंकि आप समझिए कि ये I है, ये VR है, अगर मेरे पास VL और VC बराबर हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, बचेगा क्या, केवल VR बचेगा। तो सर्किट मेरा कैसा हो जाएगा, रेजिस्टिव। एंड दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं, यही रेजोनेंस का केस भी कहलाता है, कि जब XL और XC बराबर हो जाते हैं तब रेजोनेंस आता है, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो दिस इज द सीरीज RLC सर्किट, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तीनों टाइप के सर्किट के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस शुरू करेंगे।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, और बने रहिए साथ में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल सर्किट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।